हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भूगोल के अध्ययन को वैज्ञानिक क्यों माना जाता है। भूगोल का जो अध्ययन है उसको वैज्ञानिक क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, यह भूमि का विज्ञान है इसलिए माना जाता है। जी नहीं, यह अपनी सामग्री में वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करता है इसलिए इसको वैज्ञानिक मानते हैं। या यह पृथ्वी पर जीवित प्राणियों से संबंधित है इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं। या इसमें व्यवस्थित रूप से अधिग्रहित सत्यापित ज्ञान शामिल है। बिल्कुल, भूगोल जो है वो ब्रह्मांड का विज्ञान है। इसमें अंतरिक्ष, पृथ्वी और जो महासागर हैं उनका इसमें अपन अध्ययन करते हैं। यह प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का मिश्रण है। इसमें ब्रह्मांड के वे सभी भाग शामिल होते हैं और इसमें प्रत्येक और हर तथ्य की जांच या फिर अध्ययन के लिए एक सुव्यवस्थित रूप से सत्यापन ज्ञान इसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। देखिए, प्रश्न आपको दे रखा है, दूरी एवं दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौशल निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणात्मक क्षेत्र के साथ में संबंध रखता है। दूरी व दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौशल। देखिए ध्यान से, मानचित्र पढ़ना, विभिन्नता, समग्र विकास, मुद्रा एवं बाजार। आपको दे रखा है दूरी एवं दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाला कौशल। देखिए, नक्शा फटन यानी कि आपकी जो मैप रीडिंग होती है वो दूरी और दिशा प्रतिनिधित्व में कौशल से संबंधित होता है। नक्शे को पढ़ने की सहायता से हम सरलता से किसी भी दूरी और दिशा के ज्ञान को लागू कर सकते हैं। तो मानचित्र पढ़ना या नक्शा पठन या मैप रीडिंग, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कक्षा प्रबंधन का एक सिद्धांत नहीं है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा कक्षा प्रबंधन का एक सिद्धांत नहीं है। भागीदारी का सिद्धांत, छात्र नियंत्रण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत या स्पष्टता और विषय वस्तु पर महारत का सिद्धांत। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत कौन सा नहीं है, आपका भागीदारी का सिद्धांत नहीं है। देखिए, भागीदारी का सिद्धांत सामाजिक विज्ञान में कक्षा प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है, जबकि छात्र नियंत्रण का सिद्धांत, इसके अलावा लचीलेपन का सिद्धांत और स्पष्टता का सिद्धांत और सामग्री पर निपुणता सिद्धांत, जो कि सामाजिक विज्ञान में प्रभावी कक्षा प्रबंधन में आवश्यक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। तो भागीदारी का सिद्धांत क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में छात्रों के डैश समवर्ती प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है। यहां पर खालिस्तान आपको बढ़ना है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में छात्रों के गतिविधि के दौरान समवर्ती प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है। गतिविधि के दौरान, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। देखिए, कैसा होना चाहिए, विस्तृत रूप से याद करने पर बल देने का होना चाहिए, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं, या केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों के ऊपर वो बल दे। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वह सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थे जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे। वे कौन थे, यह आपको बताना है। सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थे जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे। कौन थे वो? सर जॉन डिग्बी थे, सर थॉमस हार्वर्ड, सर जेम्स हे या सर थॉमस रो। ये थॉमस रो भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर आपको टॉमस रो भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सर थॉमस रो। पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में किसने हराया था? तो ये सभी आपको पता होगा कि चौहान शासक था पृथ्वीराज चौहान। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने, और फिर अगले ही वर्ष यानी कि 1192 ईस्वी को गोरी ने अगले ही वर्ष लगातार दूसरे बार आक्रमण किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और गोरी ने तराइन के इस दूसरे युद्ध में 1192 में जीतकर कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद गोरी हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। वायुमंडल में
उपलब्ध जो नाइट्रोजन गैस है उसकी बिल्कुल सटीक मात्रा क्या है। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसी के आधार पर बताना है वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन गैस की सटीक मात्रा कितनी है, 70%, 65%, 78% या 21%। तो देखिए 78% इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो गैसों की परत के रूप में है, जिसे आमतौर पर अपन वायु के रूप में जानते हैं, जो कि पृथ्वी ग्रहों के चारों ओर से घेरे हुए है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इसके जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है। अगर अपन मात्रा की बात करें तो शुष्क हवा में 78.09% है वो नाइट्रोजन है। इसके अलावा 20.95% ऑक्सीजन है, जिसको अपन अप्रोक्सीमेट 21% बोलते हैं, और जो 78.09% है उसको अपन 78% बोलते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जो अन्य गैसें हैं वो 0.04% हैं। ठीक है, ऑर्गन गैस अगर आपको पूछे आर्गन गैस कितनी है तो 0.93% है। ये कुछ गैसों के आंकड़े हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नाइट्रोजन के बारे में पूछे तो 78% होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई जो जमीन होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई जमीन को किस नाम से जानते हैं, तट, द्वीप, प्रायद्वीप, नदी, मुख भूमि। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। एक प्रायद्वीप भूमि का एक वो टुकड़ा होता है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है लेकिन मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। ये ध्यान में रखना, 3 तरफ से वो पानी से घिरा हुआ होता है लेकिन जो आपकी मुख्य भूमि होती है उससे वो एक तरफ से जुड़ा हुआ होता है। और आसपास के पानी को आमतौर पर निरंतर समझा जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि इसे ऐसे ही नाम से जाना जाए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन उसको किस नाम से जाना जाता है, प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं उस जमीन विशेष को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। विधानमंडल के द्वारा विधेयक पारित होने के बाद में इसे किसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद में इसे किसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो देखिए इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। विधेयक को राष्ट्रपति अगर मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में ये कानून बन जाता है, जो कि शासन की नीति प्रभावी हो जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है ये तो शायद आप सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्र है उसका मुखिया जो है वो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और समन्वय के प्रतीक के रूप में ये कार्य करता है। लोरेंज वक्र का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। लोरेंज वक्र का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। देखिए लोरेंज वक्र का जो उपयोग है वो अर्थव्यवस्था में धन के वितरण की असमानता को मापने के लिए किया जाता है, और सन 1905 में मैक्स ओ लोरेंज के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसका उपयोग अक्सर किसी राष्ट्र के नागरिकों के बीच में आय का वितरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपन इसको मापते हैं। तो विषमता ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रय शक्ति समता सिद्धांत इन्होंने दिया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत इन्होंने दिया, किसने दिया। क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने दिया था, गुस्ताव केशेल ने दिया था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। कौन सा शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है वो आपको बताना है। कुटीर उद्योगों में गिरावट आ रही है जिसके कारण शहरीकरण बढ़ रहा है, बिल्कुल। तीव्र जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और बढ़ती कीमतें या आवश्यक सुविधाओं का अभाव। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के दबाव और जो संसाधनों की कमी है उसके कारण ग्रामीण से शहरी प्रवास का मुख्य कारण है वो बड़े पैमाने के ऊपर हो रहा है, लेकिन बढ़ती कीमतें शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।